गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, चाहे वो आईएएस की क्लास हो या पीसीएस के लिए, एक टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में चर्चा करेंगे। हालांकि यह विषय जो इन विषय के संबंधित छात्र नहीं हैं उनके लिए बड़ा ही टफ माना जाता है, लेकिन अगर वह अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त अन्य विषयों का जिस रूप में अध्ययन करते हैं उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप समझ करके हम भारतीय अर्थव्यवस्था को भी समझें तो यह विषय भी आपको बड़ी सरलता के साथ आ जाएगा और इससे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आप आसानी से उनको कर सकते हैं। इस विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो यह ध्यान देनी है कि आपको निरंतर अपडेट रहना है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े दिन प्रतिदिन चेंज होते रहते हैं और इनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं वह अपने अनुमान प्रदर्शित करते रहते हैं। तो जो लेटेस्ट आंकड़े होते हैं, लेटेस्ट डेटा होता है, उन्हीं पर फोकस करना रहता है। और अगर कोई मेंस में भी आंसर राइटिंग होती है तो करंट डेटा को लेकर के ही जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो वो आपका एक बेहतर उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, कोई भी विषय हो, जब तक कि हमें उस विषय की समझ नहीं होगी तब तक के हम उस विषय में पारंगत नहीं हो सकते, उस विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते और वह प्रश्न बड़े ही हमारे लिए दुराग्रह साबित होंगे। तो इस सिचुएशन को देखते हुए सबसे पहले हमें तो ये समझना है, ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इनमें जो दो शब्द यूज हुए हैं, भारतीय और अर्थव्यवस्था। आखिर अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय शब्द क्यों लिखा गया है, जबकि एग्जाम में हम देखते हैं कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के न हो करके ग्लोबल या यूँ के वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था शब्द क्यों लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले इस पर हम चर्चा करते हैं। जो विषय है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। यह जो लेक्चर है यह मुख्यतः हिंदी भाषी छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से लेक्चर्स होते हैं। तो जो हिंदी पट्टी के परीक्षार्थी हैं वह विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनको ज़्यादातर जो मैटर मिलता भी है वो या तो इंग्लिश मीडियम में मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है, या फिर हिंदी में जो उपलब्ध है उसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ है। ठीक है, तो लेकिन यह जानना आवश्यक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंडियन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थव्यवस्था। आपने एकेडमिक लेवल पर पढ़ा होगा अर्थशास्त्र। क्या पढ़ा होगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इनमें डिफरेंस समझ लेना है कि अभी तक जो हम एकेडमिक लेवल पर पढ़ते आए हैं अर्थशास्त्र वह क्या है और अर्थव्यवस्था किस मामले में उससे भिन्न है। विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जितने भी सिद्धांत हैं, जो सैद्धांतिक पक्ष है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है, या यूँ कहें बहुत ही कम शब्दों में जो अर्थशास्त्र है वह सैद्धांतिक पक्ष है। इसमें हमें पता है जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं ये दो रूपों में पढ़ते हैं।
एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि और समष्टि, इनके बारे में चर्चा भी हम यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो लेक्चर और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र के बारे में बस हमें इतना यहाँ जानना है कि यह सैद्धांतिक पक्ष है, विषय एक ही है लगभग, और ये जो अर्थव्यवस्था है ये क्या है, यह व्यवहारिक पक्ष है। उम्मीद है अब आप लोगों को अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में जो माइन्यूट सा डिफरेंस है ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे अब हम चर्चा करें भारतीय अर्थव्यवस्था ही क्यों लिखा गया। अर्थव्यवस्था के आगे क्या कोई स्थान लगाना आवश्यक है? जी हाँ, अर्थव्यवस्था अपने आप में किसी भी प्रकार को, किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता है जब तक कि उसके साथ किसी स्थान को ना जोड़ दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था के साथ में भारतीय वर्ड या भारतीय शब्द जोड़ दिया गया है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। इसी तरह अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो कि आप अभी करंट में है देख रहे हैं, काफ़ी डामाडोल है, लगभग 119 के आसपास जो है कर्ज में पहुंच गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो फिर इसमें ग्लोबल या वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? उसका मुख्य कारण ये है कि आज की जो हमारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित है, वैश्वीकरण से प्रभावित है। इसलिए हमें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में माइन्यूट सा जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में अर्थव्यवस्था के आगे किसी देश या स्थान का नाम क्यों लिखा जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, किसी राज्य विशेष की भी अर्थव्यवस्था हो सकती है। इज दैट क्लियर? अब आगे आइए, देखिए चलते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हमें समझना है ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था क्या चीज़ होती है। अर्थव्यवस्था जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किसी चीज़ की व्यवस्था। अर्थ का मतलब रुपए पैसे लेन देन से है अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ क्या किया जाता है? आर्थिक क्रिया को संपन्न किया जाता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? कहीं की भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारत की हो, चाहे यूएसए की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे श्रीलंका की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, वहाँ जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के साथ। अब जब आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ, पहले एक बार हम डिफिनेशन पूरा बता देते हैं, उसके बाद में एक एक वर्ड को डिफाइन करेंगे। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ आर्थिक क्रिया को इस प्रकार संपन्न किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाली प्रत्येक इकाई अपने हित को या लाभ को अधिकतम कर सके। इज दैट क्लियर? देखिए इन वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। होल एंटायर जो आपका सिलेबस है कहीं ना कहीं इस डिफिनेशन में ही छिपा हुआ है। देखिए कैसे, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या बताया? आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं, आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्या डिफाइन किया गया है, उसके बाद में उनके जो टर्मिनोलॉजी है उनको एक्सप्लेन करेंगे। आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ यह कहने का अर्थ है कि जरूर कुछ ऐसी वस्तुएं या सेवाएं भी होती हैं जो अनार्थिक होती हैं,
जिनका इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं होता है, अर्थात रुपए पैसे के लेन देन से कोई मतलब नहीं होता, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ आर्थिक क्रिया को, ध्यान दीजिएगा, यह क्रिया भी क्या है, आर्थिक क्रिया को इस प्रकार संपन्न किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाली प्रत्येक इकाई, अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाली प्रत्येक इकाई अपने लाभ या हित को अधिकतम कर सके। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ डिफिनेशन पर फोकस करेंगे। सबसे पहले इस परिभाषा को ही समझते हैं कि अर्थव्यवस्था वास्तव में इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाएगा। हमारा जो सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, किन क्षेत्रों से क्वेश्चन आ सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन क्यों आएंगे। जब तक कि हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक के हमें उसको एक्सप्लेन कर पाना आसान काम नहीं होगा। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक वस्तुएं एवं सेवाओं के साथ, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, आर्थिक वस्तुएं और आर्थिक सेवाएं क्या होती हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ अनार्थिक वस्तुएं और अनार्थिक सेवाएं भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जहाँ कहीं पर भी किसी वस्तु के लेन देन में कोई किसी अर्थ का कोई मतलब ना हो, अर्थ इन द सेंस किसी रुपए पैसे के लेन देन का मतलब ना हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, उससे सेवा लेते हो, तो वह बदले में आपसे क्या लेता है, फीस चार्ज करता है। किसी वकील के पास जाते हो, उसकी कानूनी सलाह लेते हो, यह भी उसके द्वारा दी गई एक आर्थिक सेवा है, क्योंकि उसके बदले में वह फीस लेता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी वस्तु को आप खरीदते हो तो उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं, मुद्रा देनी पड़ती है, ठीक। पुरातन काल में जब रुपए पैसों का चलन नहीं था तो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी वस्तु को हम किसी दूसरे व्यक्ति से लेते हैं, किसी दूसरे पक्ष से लेते हैं, या कोई सेवा किसी दूसरे पक्ष से लेते हैं और उसके बदले में उसको हम कुछ देते हैं, तभी वह सेवा या वस्तु हमें मिल सकती है। तो ऐसी वस्तु या सेवा क्या कहलाएगी, आर्थिक वस्तु या सेवा कहलाएगी। लेकिन अगर आसानी से हमें किसी के बदले, अब जैसे हम अपने माता पिता से या अपने रिलेटिव से या कहीं अपने फ्रेंड से कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है, तो उसके बदले में हम उनको कुछ देते नहीं हैं, ठीक। और अगर कहें कि नहीं भावनात्मक रूप से हम देते हैं, तो उनका अर्थव्यवस्था में कोई रोल नहीं होता है। दैट मीन्स कोई गिफ्ट लिया तो उसके बदले में उसकी कीमत नहीं दिया, ठीक, तो वो क्या हो गई, गैर आर्थिक वस्तु हो गई। इसी तरह से अगर किसी ने आपका कोई कार्य किया और उसके बदले में आपने उसको कुछ पे नहीं किया, उसने कोई डिमांड नहीं की, दैट मीन्स के द्वारा जो सर्विस आपको प्रोवाइड हुई, जो सेवा आपको दी, वह गैर आर्थिक सेवा है। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको आर्थिक वस्तु एवं सेवा, आर्थिक सेवा के बारे में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे क्या बताया, आर्थिक वस्तु एवं सेवाओं के साथ आर्थिक क्रिया को। आखिर ये आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया में मेनली आप अगर समझें तो क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय, ठीक है। क्रय कौन करता है और विक्रय कौन करता है? आप सभी लोग जानते हैं, सेल एंड परचेजिंग। क्रय का मतलब परचेज, विक्रय का मतलब सेल। तो सेल कौन करता है? ये करता है विक्रेता, सेलर। और क्रय कौन करता है? ये करता है क्रेता, कस्टमर जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? इसमें और भी बहुत चीज़ें होती हैं, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मेनली आप यहाँ क्रय और विक्रय को समझ लीजिए। बाकी डिटेल तो आगे अंदर आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेगा। क्रय क्रेता करता है, विक्रय कौन करता है? विक्रेता। तो आर्थिक क्रिया जो है वह खरीदना और बेचना हो गई, आप यहाँ समझ सकते हो, ठीक है। इसमें भाग लेने वाली इकाई, अब देखिए यहाँ हमने बताया क्रय कौन करता है? क्रेता करता है। विक्रय कौन करता है? विक्रेता करता है। ये दो इकाइयां तो हुई ही, साथ में सरकार भी इसमें रोल प्ले करती है। उद्यमी या साहसी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, ये भी इसमें भाग लेते हैं।
और भी बहुत से लोग जैसे कर्मचारी हो गए, ट्रांसपोर्ट या किसी वस्तु को का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ये सारी इकाइयाँ हो गई। तो ये सब क्या करेंगे, ये इकाइयाँ हैं जो उस अर्थव्यवस्था में भाग लेती। अब प्रश्न यह उठता है कि ये सभी अपने हित को क्या करना चाहते, अधिकतम करना चाहते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सही मायने में अगर देखा जाए तो जितने लोग भी सम्मिलित होते हैं या अपना रोल प्ले करते हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा लाभ क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। अब देखिए लाभ कैसे, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं आपको। जैसे क्रेता और विक्रेता है, ठीक है, अब हम यहाँ हैं, हित लाभ अधिकतम कैसे होंगे। सपोज दैट आप कहीं पर गए और वहाँ पर एक किसी ठेले वाले से आपने सेब खरीदे 1 किलो, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है उससे सबसे पहले क्या पूछोगे कि उसका मूल्य दर क्या है। दैट मीन्स वो किस रेट से सेब को बेच रहा है। आपका यह उद्देश्य होगा, क्योंकि आप हो गए क्रेता और सामने जो बेच रहा होगा विक्रेता। अब दोनों लोगों के हित देखिए कैसे अधिकतम दोनों लोग सोच रहे हैं अपने बारे में। क्रेता कहता है, सोचता है कि कम से कम कीमत में हमें सेब मिले। विक्रेता क्या सोचता है, विक्रेता सोचता है अधिक से अधिक कीमत हमें सेब की मिले। उसने अगर कहा 200 रुपये किलो, तो आप उससे कहोगे 200 रुपये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, आप ऐसा करो इसको कम करो और 150 रुपये किलो दो या 140 रुपये किलो दो। लेकिन विक्रेता नहीं मानता है और वो कहता नहीं साहब इतना मुनाफा नहीं होता है और हम आपको 150 रुपये में नहीं दे पाएंगे, आप ऐसा करो 185 रुपये में ले लो। ठीक, पता लगा बात वहीं तय हो गई। और यह जो तय होता है, यह कहाँ तय होता है, बाजार में तय होता है। क्रेता और विक्रेता कहाँ मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं। बाजार की डेफिनेशन क्या है, बाजार वह स्थान है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता मिलकर वस्तु